हाय एवरीवन। ईरान में इस वक्त हिजाब के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। औरतें सड़कों पर हैं और वो हिजाब के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रही हैं। बोन फायर बनकर हिजाब को जलाया जा रहा है और बहुत जगह पर प्रोटेस्ट ऐसा चल रहा है कि वहाँ पर सरकार हिल तक गई है। 31 लोगों के मारे जाने की भी खबर बताई जा रही है और प्रोटेस्ट बहुत ही कह सकते हैं कि वायलेंस हो चुका है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को वहाँ पर इंटरनेट को भी बंद करना पड़ा है, जिसके बाद से वहाँ पर वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है। अगर इतने बड़े प्रोटेस्ट की बात करें तो कह सकते हैं कि ये एक सिर्फ इंसिडेंट से शुरू हुआ था। पिछले 13 सितंबर को एक लड़की की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, जिसका नाम है माशा अमीनी। माशा अमीनी की मौत होने के बाद से ये प्रोटेस्ट इतने बड़ा रूप ले लेता है। अब माशा अमीनी कौन है और ये प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है, उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि माशा अमीनी को अभी तक कोई नहीं जानता था, लेकिन इस घटना के बाद से पूरी दुनिया में उनको जाना जाने लगा। 13 सितंबर को माशा अमीनी अपनी फैमिली के साथ कुर्दिस्तान रीजन से तेहरान शहर जा रही थी अपने रिलेटिव से मिलने। तो जब वो रिलेटिव से मिलने गाड़ी से जा रही थी तो शाम का वक्त करीब 7-8 बजा होगा। उस वक्त एक पुलिस की गाड़ी वहाँ पर दिखाई देती है जो कि चेकिंग कर रही थी। अब बात करते हैं पुलिस की गाड़ी की, तो वो एक नॉर्मल या आम पुलिस नहीं थी, बल्कि एक मोरालिटी पुलिस थी। चलिए सबसे पहले मोरालिटी पुलिस की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईरान में इस वक्त हिजाब के लिए बहुत सख्त कानून बने हुए हैं और जो कानून बने हुए हैं उनको प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसको देखने के लिए मोरालिटी पुलिस को तैनात किया गया है। मोरालिटी पुलिस का सिर्फ यही काम है कि वो हिजाब को देखती है कि हिजाब प्रॉपर है या नहीं है, वो सही से हिजाब को ओढ़े हुए या नहीं ओढ़े हुए है, इस चीज़ को देखना ही मोरालिटी पुलिस का काम है। ईरान में मोरालिटी पुलिस सिर्फ इसीलिए बनाई गई है कि वो हिजाब को पूरी तरह से चेक करती है और वो ये देखती है कि जिस तरह से कानून बनाए गए हैं और हिजाब के लिए, उस तरह से हिजाब को पब्लिकली औरतें पहन रही हैं, ओढ़ रही हैं या नहीं ओढ़ रही हैं, इस चीज़ को देखने के लिए ही और मोरालिटी पुलिस को बनाया गया है। मतलब एक अजीब बात है कि औरतों को वहाँ पर एक डॉल की तरह बना दिया गया है कि उनकी अपनी मर्जी नहीं है, बल्कि जो लॉ है, लॉ के हिसाब से ही उनको हिजाब ओढ़ना होता है। जैसे गवर्नमेंट कहती है उसी हिसाब से उनको चलना होता है। ये एक बड़ी अजीब बात अगर देखा जाए है कि आप किसी को ये बता रहे हैं कि आपको अभी हिजाब ओढ़ना है या अभी हिजाब नहीं ओढ़ना है। चलिए वापस आते हैं उसी कहानी के बीच में जो माशा अमीनी की है। तो माशा अमीनी, जैसे कि हमने बताया कि वो गाड़ी पर जा रही थी, तो उसी वक्त पुलिस ने जब चेकिंग की तो वो ये देखा कि माशा अमीनी ने हिजाब को प्रॉपर नहीं पहन रखा था जैसा कि उनको पहनना चाहिए। तब उनको उनके फैमिली का, उनके फादर का कहना है कि उनको गाड़ी से ज़बरदस्ती बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसी बीच में उनके भाई कायरश ने भी पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इनको थाने तक ले जाया जा रहा है, 1 घंटे के बाद इनको एजुकेट करके छोड़ दिया जाएगा, रूल्स बताकर उनको छोड़ दिया जाएगा। तो उनका भाई भी उनके साथ डिटेंशन सेंटर तक गया और उनके भाई का कहना है कि जब वो बाहर खड़े उनका वेट कर रहे थे तो अंदर से बहुत अजीब अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थीं। और उसके थोड़ी देर बाद पता ये चला कि कारा हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस आई है जिसमें माशा अमीनी को ले जाया जा रहा है। और उनके पुलिस वालों ने थोड़ी देर बाद ये बताया कि माशा अमीनी कोमे में चली गई हैं। मतलब एक अजीब सी बात हुई कि 2 घंटे के अंदर एक लड़की कोमे में चली जाती है पुलिस कस्टडी में। और इसी चीज़ को लेकर पुलिस का कहना है कि उनको हार्ट अटैक आया था। मतलब एक अजीब सी बात है कि एक 22 साल की लड़की जो कि पूरी तरह से हेल्थी है और उसको 2 घंटे के अंदर हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब ये सोचने में भी अजीब लगता है कि 22 साल की लड़की को, एक हेल्थी लड़की को हार्ट अटैक कैसे आ सकता। उनके भाई को जब बताया गया कोमा में है, तो 15 सितंबर को महज 2 दिन के बाद तेहरान की पुलिस एक बयान जारी करती है और उसका ये कहना है कि माशा अमीनी को जब पुलिस कस्टडी में ले जाया गया था, वहाँ पर उनको एजुकेट करने के लिए, उनको रूल्स बताने के लिए कि हिजाब को किस तरह से पहना जाए, तो उसी बीच में उनको हार्ट अटैक आ गया था।
अब उधर अमीनी की फैमिली का बहुत साफ कहना था कि वो एजुकेशन सेंटर जाने से पहले पूरी तरह से स्वस्थ थी और पूरी तरह से हेल्दी थी, तो 2 घंटे के अंदर उसको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। उनके भाई का कहना है कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट किया गया और 2 घंटे के अंदर उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया और वहीं 16 सितंबर को माशा अमीनी की डेथ भी हो गई। सिर्फ 22 साल की एज में एक लड़की की किस तरह से मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी में, और इस एक घटना के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगती है, जहां वहां के आई विटनेस का कहना है कि माशा अमीनी की सर पर चोटें लगी हैं, उसको मारा गया था और उसको पीटा गया था, जिसके बाद उसकी इस तरह से हालत हुई और उसकी मौत हो गई। वहीं एक इंटीरियर मिनिस्टर का ये कहना है कि माशा अमीनी को बचपन में पहले से बीमारी रही होगी, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई पुलिस कस्टडी में। इस बेस पे उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नाकार दिया कि पुलिस वालों के पास, मिलिट्री पुलिस वालों के पास तो किसी तरह का कोई हथियार ही नहीं होता है, कुछ चीज़ें होती नहीं मारने वाली, तो वो मौत कैसे हो सकती है। जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनका नाम है अहमद वहीदी। बातें तब सामने आई जब एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने सारी रिपोर्टों को मीडिया के सामने रख दिया, लोगों के सोशल मीडिया पर डाल दिया और उसमें सारे सिटी स्कैन, एक्सरे, सारी चीज़ें थी, जिसमें यह साफ दिखाई दे रहा था कि माशा अमीनी के सर पर चोट लगी हुई है। अब माशा अमीनी के सर पर जब चोटें लगी हुई थी तो उस चोट की वजह से उसकी डेथ हो जाती, उसकी मौत हो जाती है। सोर्सेज के अनुसार एक हॉस्पिटल के डॉक्टर के माने तो कई बार माशा अमीनी को सर पर मारा गया है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जब ये सिटी स्कैन की रिपोर्ट मीडिया के सामने आती है, लोगों के बीच में फैलती है, तो लोगों के बीच में बातें सुनाई देने लगती हैं। इससे 2 तरह की बातें होने लगती, जहां गवर्नमेंट का ये कहना है कि माशा अमीनी को बचपन में कभी कोई ऑपरेशन हुआ होगा, कोई चोट लगी होगी, जिसके बाद उसकी ये जो सिटी स्कैन है उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन उनकी फैमिली का कहना था, या कह सकते हैं क्रिटिक्स का कहना था, कि माशा अमीनी को कभी बचपन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, उसको जानबूझकर उसको सर पर मारा गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो। बात यहाँ पर नहीं ख़त्म होती। जब एक बड़े हॉस्पिटल के एक बहुत बड़े डॉक्टर, जिनका नाम है डॉक्टर हुसैनी करमपुर, जब उन्होंने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स मीडिया के सामने रखी, जिसमें उन्होंने ये साफ बताया कि वो कुछ हॉस्पिटल्स की फ़ोटोज़ रखी और दिखाया कि किस तरह से अमीनी के सर पर चोटें हैं और निशान हैं, जो कि जहाँ पर ब्लड भी निकल रहा था, मतलब सर पर चोट भी लगी थी और ब्लड भी निकल रहा था। तो उसके बाद डॉक्टर हुसैनी ने एक ईमेल, या कह सकते हैं कि एक लेटर लिखा मोहम्मद रईसजादे को, जो कि प्रेसिडेंट हैं ईरानियन मेडिकल काउंसिल के, और वो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस बात पर कड़े एक्शन ले। ईरानियन गवर्नमेंट अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। उसने एक सीसीटीवी और फुटेज जारी किया जो कि ईरानियन टीवी पर चल रहा था, और उसमें यह दिखाया कि एक औरत किस तरह से बैठे हुए या खड़े हुए किस तरह से वो बेहोश हो जाती है, और बेहोश होने के बाद वो गिर जाती है। तो उस रिपोर्ट में उस सीसीटीवी फुटेज में बताया जाता है कि ये माशा अमीनी है, जो कि वहाँ पर थी और वो हार्ट अटैक की वजह से गिर गई, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहीं उनकी फैमिली का कहना है कि ये सीसीटीवी फुटेज गलत है, फेक है, क्योंकि सीसीटीवी अगर कैमरे की बात की जाए तो वो गाड़ी में भी लगे हुए थे, कॉरिडोर में भी लगे हुए थे, वहाँ के फुटेज को क्यों नहीं दिखाया गया? तो वहाँ के फुटेज को भी दिखाया जाना चाहिए था। ये पूरी तरह से गलत है, इनकी मौत चोट लगने से हुई है। इसी बीच ईरान में प्रोटेस्ट तेजी से पकड़ने लगा, और उसी बीच वहाँ की प्रेसिडेंट ने अमीनी की फैमिली से फ़ोन पर बात भी की और उन्होंने कहा कि आश्वासन दिलाया कि जिन लोगों ने ये काम किया उनके खिलाफ एक्शन होगा और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये प्रोटेस्ट सिर्फ ईरान तक ही नहीं रुका, बल्कि इंटरनेशनल हो गया और यूएन तक इसके बारे में बातें होने लगी। यूएन कमिश्नर ने इस इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से बाहर किए जाने की उन्होंने सिफारिश की और औरतों को टारगेट करना बंद कर देना चाहिए, इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इसके अलावा ये बात अमेरिका तक पहुंची, वहां के एनजीओज ने भी इस बात को माना और कहा कि इस इन्वेस्टिगेशन को बाहर किया जाना चाहिए। प्रोटेस्ट तो उसी दिन स्टार्ट हो गया था जिस दिन अमीनी को हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कई और शहरों तक इसकी पहुंच धीरे धीरे कर बढ़ गई। वहां पर और भी बहुत से औरतों को
वहाँ पर बहुत और भी बहुत सी औरतों ने बताया है कि मोरालिटी पुलिस किस तरह से उनको परेशान करती है और किस तरह के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाता है। ये पूरी सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर दिखाई। बहुत सी औरतों ने अपने वीडियो शेयर किए और मोरालिटी पुलिस के बिहेवियर को दिखाया गया। कई ऐसे वीडियोस भी जारी किए गए सोशल मीडिया पर जो कि वायरल हो रहे हैं, जिसपे वहाँ की औरतें अपने बाल काट के प्रोटेस्ट कर रही हैं और ये बता रही हैं कि इस तरह के कानून को हटाया। बहुत सी औरतों ने हिजाब को पब्लिक में उतारा और उसमें आग लगा दी और नारे भी लगे, डेड टू द डिक्टेटर एंड वोमेन लाइफ फ्री। जल्द ही प्रोटेस्ट वायलेंस की तरफ चला जाता है और प्रोटेस्ट में बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, बहुत से लोगों को जेल जाना पड़ता है और बहुत से लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी बीच में कुछ हैकर्स ने गवर्नमेंट की 2 वेबसाइट को हैक कर लिया और उसमें न सिर्फ प्रेजेंट टाइप की बल्कि ये बताया गया है कि किस तरह से पिछले कई सालों से, कई दशकों से इस तरह के प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं। हिजाब के खिलाफ ऑलरेडी बहुत से प्रोटेस्ट चल रहे थे। जिस तरह से वहाँ पर उसमें दिखाया गया है कि वो प्रोटेस्ट अभी से नहीं बल्कि बहुत सालों से चल रहा है और इस तरह की मोरालिटी पुलिस द्वारा इस तरह का जो अत्याचार है या प्रेशर है या अभी से नहीं बहुत पहले से किया जा रहा है औरतों पर। तो माशा अमनी तो सिर्फ एक विक्टिम बनकर रह गई हैं। या क्या ईरान में हिजाब ज़रूरी था? ऐसा नहीं है। अगर कुछ दशक पहले की बात की जाए तो ईरान में हिजाब बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। 1979 से पहले जिस वक्त वहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद रज़ा थे, जो कि बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन थे और उन्होंने फॉरेन एजुकेशन को हासिल किया था और वो एक सेकुलर आदमी थे, उन्होंने अपने टाइम पर इस तरह के लॉज बनाए थे जिससे कि बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ था। जैसे मैरिज लॉ एक्ट बनाया था जो कि 18 साल से कम की लड़कियों या 18 साल से कम के एज वालों की शादी नहीं हो सकती। इसके अलावा और भी बहुत से कानून बनाए थे लोगों के फ़ायदे के लिए। इसी बीच उनकी बहुत से इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में बहुत से अच्छे काम किए गए। उनके टाइम पर इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी हो गई थी और बहुत ज़्यादा ईरान हम कह सकते हैं कि एक अच्छे स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन मार्च 1979 के बाद जब एक प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट के बाद इस तरह ये सारी चीज़ें समझ लीजिए बिल्कुल बदल गई। 1979 के बाद से बहुत कुछ बदल गया और मार्च 1979 से औरतों के लिए एक नए कानून बना दिया गया और उनसे ये साफ कहा गया कि वो वर्क प्लेस पर हिजाब में ही जाएंगी, बिना हिजाब के वर्क प्लेस पर अपना काम नहीं कर सकती। इसके बाद बहुत से औरतों ने इसके पीछे रिवोल्यूशन किया और उन्होंने कहा कि हमने प्रोटेस्ट इसलिए नहीं किया था कि हम बैकवर्ड चले जाएं, बल्कि इसलिए किया था कि हमारा देश आगे बढ़े। उसके बाद 1981 में हिजाब के खिलाफ और ज़्यादा लॉ पास हो गए। आर्टिकल 638 के अगर अकॉर्डिंग माने तो पब्लिक में जहाँ या सड़कों पर जाना बिना हिजाब के बिल्कुल मना हो गया। मतलब औरतें सड़कों पर या किसी ऐसी जगह पर बिना हिजाब के नहीं जा सकती। इसके अलावा जो पहले कानून बनाए गए थे रज़ा द्वारा, वो सारे कानूनों को ख़त्म कर दिया गया और एज का जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको भी ख़त्म कर दिया गया। यहाँ तक कि 5 जुलाई को प्रेसिडेंट इब्राहिम ने नए रेस्ट्रिक्शंस भी लागू कर दिए थे हिजाब के लिए। इसके बाद मॉरलिटी पुलिस को लाया गया, वो चेक करने लगे प्रॉपर हिजाब पहना है या नहीं पहना है। और औरतें हाई हील्स नहीं पहन सकती हैं, हिजाब को पूरी तरह से गर्दन तक पहनना होगा और उनके शोल्डर्स खुले नहीं होने चाहिए। लेकिन इस बार जब अमीनी की डेथ हो गई तो लगा ये शायद ज़्यादा हो गया है और औरतें इसके खिलाफ रास्ते पर आ गई और एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो गया। 2006 में भी एक कैंपेन किया गया था जो कि मिलियन सिग्नेचर्स का कैंपेन किया गया था, जिसमें इसी तरह के प्रोटेस्ट को किया गया था, जिसमें हिजाब के खिलाफ एक करीब 10 लाख लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया था। इसके बाद 2014 में भी एक कैंपेन हुआ था जहां पर ईरानियन औरतों ने हिजाब पब्लिकली उतार कर फोटो शेयर की थी हिजाब लॉ के अगेंस्ट। इसके बाद और भी कई रिवोल्यूशन हुए, न सिर्फ इस एक घटना की वजह से बल्कि इससे पहले भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हो चुकी थी जो कि हिजाब के लिए की गई थी और हिजाब को इस तरह से प्रोटेस्ट किया गया था। वैसे लगातार हिजाब लॉ के अगेंस्ट बहुत से प्रोटेस्ट ईरान में चल रहे थे और वहाँ 12 जुलाई को हिजाब डे के दिन भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था हिजाब लॉ के अगेंस्ट में। इस प्रोटेस्ट की वजह से बहुत से लोगों को टाइम टू टाइम अरेस्ट किया जाने लगा। बहुत से लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को, डॉक्टर्स को, बहुत से ग्रुप्स को उनको जेल भेजा जाने लगा, जिसके बाद इस प्रोटेस्ट को में और ज़्यादा तेज़ी आने लगी।
तो इस तरह से हिजाब के बारे में ईरान में बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि अभी अगर एक तरफ हम ईरान की बात करते हैं, दूसरी तरफ हाल ही में भी कुछ दिन पहले इंडिया में भी हिजाब के लिए ही एक कंट्रोवर्सी हुई थी। जहां ईरान में हिजाब ना पहनने के लिए कंट्रोवर्सी हुई थी, वहीं इंडिया में हिजाब पहनने के लिए कंट्रोवर्सी हुई थी। यहाँ की औरतें इस बात की मांग कर रही थी कि उनको हिजाब पहनना है। हालांकि ये कर्नाटक सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाई थी। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर बैन लगाया था, उसके बाद यहाँ पर भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। इसके बाद ये केस हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक वहाँ पर किसी तरह को कोई नतीजा नहीं आया। उस केस को अभी रिजर्व करके रखा गया है। तो सुनकर ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। देखने में ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के अलग हैं, लेकिन अगर सच माना जाए तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। जहाँ पर एक देश में हिजाब ना पहनने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, वहीं दूसरे देश में हिजाब पहनने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर बात पहनने या ना पहनने की नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती आपके सर पर मढ़ देने की बात है। जहाँ पर बहुत से ऐसे हर देश में कुछ ना कुछ वहाँ पर पॉलिसीज़ बनती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ों को लोगों के ऊपर थोपना चाहती है। और जब गवर्नमेंट इस तरह के काम करती है तो इसी तरह के प्रोटेस्ट होते हैं। सीधी सी बात जो है नज़र आती है कि कोई भी किसी भी दायरे में बंधना नहीं चाहता है। हर आदमी अपने हिसाब से जीना चाहता है और हर चीज़ अपने हिसाब से करना चाहता है। उसको पूरा फ्रीडम होना चाहिए सारी चीज़ों को करने के लिए। तो चॉइस ऑफ फ्रीडम की बात यहाँ पर इसीलिए कही गई कि अगर वहाँ पर जो हिजाब पहनना चाहता है उसको हिजाब पहनने देना चाहिए, जो हिजाब नहीं पहनना चाहता उसको हिजाब नहीं पहनने देना चाहिए। दुनिया भर की गवर्नमेंट अपने माइंडसेट के हिसाब से लॉस बनाते हैं। वो सारे सिनेरियोज को चेक करते हैं और उसके हिसाब से लॉस को बनाए जाते हैं, और लोगों को ना चाहते हुए भी उन पर ज़बरदस्ती थोपा जाता है। और जब भी कोई काम ज़बरदस्ती थोपा जाता है तो ये कह सकते हैं कि वो कोशिश की जाती है कि उसके अगेंस्ट इस तरह के प्रोटेस्ट होते ही हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए। औरतों को पूरी तरह से उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरह से रहना चाहते हैं और किस तरह से क्या पहनना चाहते हैं, उनको पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। करेंगे आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।